हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आवर चैनल एमसीक्यू सेंटर। तो दोस्तों, सिविल जज जूनियर डिवीजन का जो वैकेंसी है उसका पूरा जो विज्ञापन है विस्तार से वो आ चुका है और आप उसको चाहें तो डाउनलोड कर लें, नहीं तो मेरे टेलीग्राम चैनल एमसीक्यू सेंटर से या लीगल एग्ज़ाम ग्रुप, ठीक, एक लीगल एग्ज़ाम ग्रुप के नाम से है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। या एमसीक्यू सेंटर के नाम से भी एक मेरा टेलीग्राम चैनल है, ठीक, जिस नाम से चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम भी एक चैनल है, वहाँ से ग्रुप है, वहाँ से उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों में से किसी से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसका फुल नोटिफिकेशन आ गया है। मैंने उसमें कुछ बताया था जो मेरी बातें सही हैं, आइए मैं उसको दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, जो मैंने कहा था कि ये त्रुटि बस जो पब्लिश हुआ है उसमें जो था कि यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 10/12 यानी 10 दिसंबर से शुरू है और ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि 6 जनवरी 2023 है और आवेदन ऑनलाइन स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि, देखिए वहाँ पर जो था प्रिंट था वहाँ पर आवेदन करने की तिथि लिखा होता है, लेकिन मैंने कहा था कि वो नहीं हो सकता क्योंकि ये बाद की तिथि है 10 जनवरी की। तो 10 जनवरी को अगर आवेदन करने की परमिशन दी जाएगी और 6 ही जनवरी तक अगर फीस जो है जमा करने की परमिशन दी जाएगी तो ये गलत हो जाएगा। तो इसलिए मैंने उसमें कहा था, देखिए यहाँ पर सही कर लिया गया, जो पूरा विज्ञापन है यहाँ की आवेदन सबमिट करने का अंतिम तिथि है 10 जनवरी। आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दें इसमें कि जो है यहाँ पर और जो शुल्क इसका है दोस्तों कि कितना शुल्क किस कैटेगरी का लगेगा आपको वो भी बता देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं कैटेगरी वाइज शुल्क दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तो परीक्षा शुल्क 125 रुपये है, यूआर कैटेगरी का, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का। अनुसूचित जनजाति का है 65 रुपये हैं और दिव्यांगजन का 25 रुपये है और भूतपूर्व सैनिक का 65 रुपया है। इस तरीके से इतने लोग हैं जो अपना इनका इतना लगेगा, ठीक। और आपको इसमें एक नई बात और मैं बता दूँ कि आपको हार्ड कॉपी जो है वो नहीं भेजना है। आपको यहाँ पर अभ्यर्थी को यह स्पष्ट किया जाता है, यहाँ पर देखिए कि प्रारंभिक परीक्षा के स्तर पर वह अपने अभिलेख एवं ऑनलाइन आवेदन संबंधी हार्ड कॉपी आयोग को प्रेषित ना करें, ठीक। यानी कि आपको ऑनलाइन कंप्लीट करके उसके बाद आपको इसकी हार्ड कॉपी नहीं भेजना है, ये भी आप जान लें। एक इसमें महत्वपूर्ण चीज़ अब की बार ये किया गया है दोस्तों कि अगर आपके आवेदन में कोई त्रुटि हो जाती है, सबमिट किए आवेदन में संशोधन अगर कोई त्रुटि हो जाती है तो कमीशन अब की बार ये प्रावधान किया है कि आप उसमें एक बार संशोधन कर सकते हैं, लेकिन उसी अंतिम तिथि तक यानी कि 6 जनवरी तक ही आप कर सकते हैं। सबमिट करने का तो 10 जनवरी है, तो इसमें जो है आप एक बार संशोधन कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए प्रक्रिया यहाँ पर दिया हुआ है और आप इसको नोटिफिकेशन से पूरा डिटेल में यहाँ पर आप इस पॉइंट नंबर 2 से यहाँ से आप इसको पूरा विस्तार से इसको देख सकते हैं। इसमें आपका ये दिया हुआ है, तो एक स्टेप वाइज बताया गया है। ऑनलाइन आवेदन की जांचोपराध यदि आयोग द्वारा पाया जाता है कि अभ्यर्थी ने एक से अधिक आवेदन पत्र सबमिट किया है तो ऐसी दशा में अभ्यर्थी द्वारा सबमिट अंतिम आवेदन पत्र ही स्वीकार किया जाएगा, शेष आवेदन पत्र स्वतः निरस्त हो जाएंगे। तो ये दोस्तों एक भ्रम ये आपके दिमाग से ये भी निकल जाए कि अगर मान लिया आपने 2 फार्म भर दिया है, 2 से अधिक फार्म भर दिया है, तो आपने जो लास्ट में सबसे सबमिट किया फार्म वही फार्म आपका एक्सेप्ट किया जाएगा। आपका जो अभ्यर्थन है, आपका जो कैंडिडेचर है वो निरस्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि बहुत लोग डराते रहते हैं कि अगर एक से अधिक फार्म भर दिया गया तो ऐसा ना हो कहीं कमीशन निरस्त कर दे। तो इस तरीके की कोई अफवाह में बताइएगा। यहाँ पर देखिए सीधे सीधे नोट में लिखा हुआ पॉइंट नंबर 2 के कि ऑनलाइन आवेदन की जांचों पर आयोग द्वारा यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी ने एक से अधिक आवेदन पत्र सबमिट किया है तो ऐसी दशा में अभ्यर्थी द्वारा सबमिट अंतिम आवेदन पत्र ही स्वीकार किया जाएगा, शेष आवेदन पत्र स्वतः निरस्त हो जाएंगे। चूँकि आवेदन पत्र संशोधन की प्रक्रिया पूर्व परिस्तर में विहित है, अतः इस संबंध में अभ्यर्थी का कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी कि अगर मान लीजिए कि इसमें जो है संशोधन की बार क्या है कि प्रक्रिया दी गई है, एक अवसर आपको मिलेगा। इसमें एक नई चीज़ और है दोस्तों कि यहाँ पर देखिए कैटेगरी वाइज जो है आपको बता दें कि कैटेगरी वाइज कितना है आपका, किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं। तो सामान्य वर्ग है यानी कि यूआर अनरिजर्व जो कैटेगरी है उसमें 123 पोस्ट है, ओबीसी की 81 है, अनुसूचित जाति की 63 और अनुसूचित जनजाति की 6 पोस्ट है। वहीं ईडब्ल्यूएस की 30 पोस्ट है, भूतपूर्व सैनिक का 15 है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की आश्रित जो उनके लिए 6 है, महिला अभ्यर्थी के लिए 60 सीट है और दिव्यांगजन के लिए 12 सीट है। इस प्रकार से ये सीटों का जो है बंटवारा किया गया है। आप इसको देख सकते हैं पूरा विज्ञापन में, लीगल एग्जाम ग्रुप से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, एमसीक्यू सेंटर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको एक महत्वपूर्ण सूचना और इसमें बता देता हूं आपको कि अब की बार जो है इसमें जितने भी जो कोरोना की वजह से जो वैकेंसी नहीं है, 2018 में वैकेंसी आई थी, ठीक, 2018 में आई थी, उसके बाद ये वैकेंसी नहीं आई, तो इसमें जो है उनको छूट दिया गया है। देखिए यहाँ पर लिखा उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा जो है संशोधन नियमावली 2003 दिनांक 19 मार्च 2003 के नियम 10 के प्राविधानानुसार जो अभ्यर्थी परीक्षा वर्ष 2019, 20 और 21 की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आयु में पात्र थे उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने का पात्र समझा जाएगा। किसी अभ्यर्थी की परीक्षा में सम्मिलित होने के अवसरों की संख्या अधिकतम 4 ही है। यानी मान लीजिए अगर किसी का मिलता तो सबको 4 चांस है, चाहे जिस कैटेगरी के हों। अगर मान लीजिए कि एज की वजह से अगर एज उनकी ज़्यादा हो गई थी, उनका ख़त्म हो गया था, इसकी वजह से उनको चांस नहीं मिलता, तो अगर वो 2019 में एलिजिबल थे
2020 में एलिजिबल थे या 2021 तक उनकी आयु थी। और अगर 2022 में अगर छूट ना दी जाती तो नहीं भर सकते थे, लेकिन अगर 2019 में एलिजिबल थे इन तीनों वर्षों में से किसी में भी, तो उनको ये फॉर्म भरने का मौका दिया गया है। तो इस तरीके से दोस्तों ये नया चीज़ आपकी दिया गया, यानी छूट दी गई। उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा नियमावली 2001 एवं अधियाचनानुसार सरकारी कर्मचारी प्रसंगत पद हेतु आवेदन करने के लिए पात्र हैं, किंतु उन्हें कोई छूट अनुमन्य नहीं है। माननीय न्यायालय ने उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी उत्तर प्रदेश आयु सीमा नियमावली 10वां संशोधन 2012 के अंतर्गत उच्च आयु सीमा 35 से 40 वर्ष अंगीकार नहीं किया है। तो इस तरीके से दोस्तों ये है आपका नोटिफिकेशन, और भी जो है इसको आप विस्तार से आप पढ़ सकते हैं वहाँ से डाउनलोड करके। मैंने जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी उसको मैंने बता दिया आपको यहाँ पर। और देख सकते हैं इसका जो है आप अगर देखना चाहें तो सिलेबस भी इसमें नीचे दिया हुआ है, तो आप सिलेबस भी देख सकते हैं यहाँ नीचे एकदम शायद नीचे है सिलेबस इसका। यहाँ पर देख सकते हैं नीचे एकदम सिलेबस दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए। ठीक, यहाँ देखिए सामान्य ज्ञान का यहाँ सिलेबस सामान्य ज्ञान का यहाँ पर दिया हुआ है, ये सामान्य ज्ञान का दिया हुआ पूरा सिलेबस यहाँ से। ठीक, ये पूरा सिलेबस सामान्य ज्ञान का दिया हुआ यहाँ से आप देख सकते हैं इसको। और फिर विधि का यहाँ पर दिया हुआ है, विधि प्रश्न पत्र का यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये सिलेबस आपका जो है आपके 9 इसमें पार्ट दिए गए हैं। ठीक है, 9 पार्ट इसमें दिए गए हैं। विधि शास्त्र है, वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण, संपत्ति नियंत्रण अधिनियम TPA, भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, भारतीय संविधान, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, सिविल प्रक्रिया संहिता और संविदा विधि। तो ये इतनी चीज़ें हैं आपके सिलेबस में दी गई हैं, तो आप इसको देख सकते हैं आराम से। उसके बाद आप यहाँ पर पूरा सिलेबस और दिया गया है आपका मेंस का जो दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा सिलेबस मेंस का आपका दिया हुआ है। ठीक, यहाँ से तो मेंस का भी सिलेबस आपका पूरा दिया हुआ, आप चाहें तो यहाँ से इसको देख सकते हैं पूरे अच्छे तरीके से। विधि में क्या क्या है, विधि में एक चीज़ नया संशोधन इसमें जो किराएदारी का है 2021 का विनियम अधिनियम इसको लागू कर दिया गया है। यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किराएदारी विनियम अधिनियम 2021, ठीक, पुराना वाला हटा दिया गया है, ये नया वाला आ गया है। और उत्तर प्रदेश जो है आपका यहाँ पर आपका कहाँ गया, ये है आपका देखिए ये उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 ये लागू हो गया, ये पहले ही हमने बताया था वीडियो में। और ये सब चीज़ें आपका हो गया है यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक, तो ये रहा आपका सिलेबस, यहाँ से देख सकते हैं पूरा विस्तार से। दोस्तों वीडियो जैसा भी लगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जो भी कमेंट करके पूछना चाहते हैं आप उसको पूछ सकते हैं, और उसका प्रॉपर आंसर दिया जाएगा। बस आप फॉर्म भरें और अपनी तैयारी में लग जाएँ। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।